नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करने वाले हैं मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो के ऊपर। मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल जो कि एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लगभग 7 से 8 हजार करोड़ का इनका पोर्टफोलियो। हालांकि रिसेंट में काफी डाउन भी आया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे खासे मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करे हैं और ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स 4, 5, 10 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ये 150 स्टॉक्स तक भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं एंड ही हैज वेरी क्लियर विजन। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, जितने मुझसे मैनेज होंगे उतने मैं रखूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वॉरेन बफे क्या कहते हैं या राकेश जी क्या कहते हैं, जितने मेरे से मैनेज होंगे उतना मैं रख सकता हूं। तो ये 150 स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। रिसेंट में इन्होंने काफी स्टॉक्स ऐड करे अपने पोर्टफोलियो में सितंबर क्वार्टर में। तो अभी की डेट में मैं 2 कंपनीज को एनालाइज करने वाला हूं जो हमारी वॉच लिस्ट में रहेगी, मेरी वॉच लिस्ट में रहेगी, और कब मैं इनको रिव्यू करूंगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसको बुल्स किस टाइप से देख रहे हैं, बेयर्स किस टाइप से देख रहे हैं, वो नॉलेज भी हम लेने वाले हैं। तो ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और नॉलेजफुल कंटेंट है। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मानते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको नुकसान हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, नॉट इवन 0.01%। ये भी गारंटी नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाला हूं, यहां पर मैं चलता हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में जो एडिशंस हुए हैं उनके अंदर यहां पे एक कंपनी है जिसका नाम है IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि होम अप्लायंसेज या हाउस होल्ड अप्लायंसेज के लिए जानी जाती है। इसके रेफ्रिजरेटर और AC या फिर आपने सबसे ज्यादा माइक्रोवेव ओवन इनके देखे होंगे, और ऐसे ही वॉशिंग मशीन इनकी काफी ज्यादा बिकती है, तो वो भी आपने देखी होगी। सबसे पहले देखिए क्या काम करती है। इनकी रेवेन्यू लगभग 78% होम अप्लायंसेज से आती है। अब जो 78% होम अप्लायंसेज से आती है उसको भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से 40% आती है, टॉप लोड से 17%, सर्विसेज से 17%, माइक्रोवेव ओवन से 8% की रिवेन्यू, रेफ्रिजरेटर से 7% और AC से 4% की रिवेन्यू कंपनी लेके आती है। 17% जो रिवेन्यू है वो इंजीनियरिंग बिजनेस से आती है और 3 से 4% मोटर से निकल के आती है। कंपनी अभी लाइमलाइट में क्यों आई है? सबसे बड़ा रीजन था कि बिग इन्वेस्टर्स की एंट्री। हु इज द बिग इन्वेस्टर? मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल इज द बिग इन्वेस्टर हियर। उसके अलावा रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। कंपनी पोस्टिंग ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट एंड सेल्स, ये भी हमें देखना होगा। डेट कंपनी ने रिडक्शन किया है, वो भी एक अच्छी चीज है, और डिसेंट डिमांड देखने को मिल रही है। रीजन क्या है? देखिए, पहले इनकम टैक्स में कटौती हुई, उसके बाद में GST में कटौती हुई, तो दोनों कहीं भी कोई टैक्स घटेगा तो सबसे ज्यादा फोकस जो है एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का सबसे पहले जिस चीज पे जाएगा वो होगा कि हमारे हाउस होल्ड में जो अप्लायंसेज हैं या जो चीजें हैं वो हम कैसे लेके आए। मानो किसी को नई AC लेनी है, नया फ्रिज लेना है, नया ओवन लेना है, वो सोचता है यार इतने पैसे नहीं है। जैसे ही आपका टैक्स रिडक्शन होगा, किसी भी तरीके से आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आप सबसे पहला काम करेंगे अपने घर को व्यवस्थित करेंगे। तो यहां पर उसकी डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आई है इसके प्रोडक्ट्स की। अब ये तो हुई पहली कंपनी IFB इंडस्ट्रीज। दूसरी कंपनी और है जिसका काम है गवर्नमेंट को डाटा देना, ई-गवर्नेंस सर्विसेज देना, जिसमें मुकुल अग्रवाल जी का इन्वेस्टमेंट है, रमेश दमानी जी का इन्वेस्टमेंट है, अजय अग्रवाल और उनकी वाइफ मिसेस सालू अग्रवाल, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। और ये आधार और पैन रिलेटेड बिजनेस करती है या उसकी सर्विसेज जो है वो देती है। दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले IFB इंडस्ट्री के ऊपर चलते हैं, इसके बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को देखेंगे। अब देखिए, बिजनेस क्या है वो मैंने समझा दिया, इन डेप्थ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। तो यहां पे IFB इंडस्ट्री का फंडामेंटल हम देखेंगे तो 1685 के आसपास अभी शेयर प्राइस चल रहा है। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं फिलहाल के डेट में। तो मार्केट कैप लगभग 7000 करोड़ का है। डेट कंपनी के ऊपर रेशियो जो है वो काफी कम है, तो एक अच्छी बात होगी। प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 75% के लगभग, तो बहुत अच्छी बात है। पी रेशियो 55 है। अब ये चीज देखने वाली है, आपका ROC और ROE 15 के आसपास का है, पी रेशियो 55 का मिल रहा है। क्या इसी कंपनी को मिल रहा है? नहीं। इस सेगमेंट में जो हाउस होल्ड अप्लायंसेज या होम अप्लायंसेज बनाने वाली कंपनीज है, बीट LG, हेवल्स, वोल्ट और कोई भी हो, हेवल्स नहीं सॉरी वोल्टास, और कोई भी ऐसी कंपनी हो, चाहे वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो या कोई दूसरी हो, उनकी एवरेज पी जो 50 से 60 के बीच में रहती है। मैं आपको अभी उनके नाम भी दिखाऊंगा। अगर हम यहां पे चलें और एक बार देखें इनका, तो एक रिसेंट में इन्होंने एक काम किया है, IFB इंडस्ट्री प्लान्स मल्टी सेगमेंट एक्सपेंशन विद द न्यू प्रोडक्ट लाइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ग्रोथ, और ये 12 नवंबर की न्यूज है। यानी आने वाला विजन भी क्लियर रख रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स का आना, रिजल्ट्स अच्छे आना, वो ग्रोथ दिखाना कंपनी की, यानी कैपेक्स करना, आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये सारी चीज अट्रैक्ट करती है बुल्स को कि एक बार रिव्यू करो, तो यहां पे रिव्यू बनता है। अब ये पीयर कंपैरिजन में आप अगर LG को देखेंगे तो 50 से ऊपर की पी है, वोल्टास ज्यादा पी है, ब्लू स्टार ज्यादा पी है, अंबर जो कि इसी से रिलेटेड काम करता है उसकी पी भी 70 के आसपास हमें नजर आती है, सॉरी 111 के आसपास नजर आती है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की सबसे कम है 36 के आसपास, लेकिन उसके और रीजंस है जिसपे हम नहीं जा रहे हैं। वी गार्ड की 50 के ऊपर, वर्लपूल
42 के ऊपर, जबकि वर्लपूल की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, फिर भी 42 की पीई एंजॉय कर रहा है वो बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। यूरेका फोर्ब्स 60 के आसपास, टीटीके प्रेस्टीज 88 और आईएफबी 55 के आसपास की पीई अभी लेता हुआ दिख रहा है। अब एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखेंगे तो आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। लास्ट ईयर सितंबर का रिजल्ट देखिए, यहाँ पे क्या था, 1232 करोड़ का रेवेन्यू था, 5% के मार्जिन थे और 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट और रेवेन्यू अभी की डेट में 1232 से 1377 यानी कि 10% से ऊपर का यहां पे ग्रोथ और जंप देखने को मिला है। मार्जिन 2% बढ़ते ही सीधा 26 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर आप यहां देखेंगे 78 करोड़ से सीधा वो 105 करोड़ रुपीस हो चुका है, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ गई और मार्जिन भी बढ़ गए, तो दोनों चीज अच्छी हुई है, तो प्रॉफिट बढ़ने ही है 51 करोड़। और ये प्रॉफिट मुझे कहीं भी पास्ट में नजर नहीं आते हैं। 51 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने कभी भी नहीं दिया है। अब आइए इसको देखते हैं हम एक बार ईयरली डाटा के ऊपर। यहां पे हम ईयरली कन्वर्ट करते हैं, दिस इज एनुअल डाटा। अगर आप देखेंगे यहां पर भी कंपनी की ये जो परफॉर्मेंस है पिछले 2-3 साल की, आप नोट कर लीजिए। अब ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका प्रॉफिट देखिए 127 करोड़, जो कि पीछे पास्ट में कहीं भी नहीं आया है, जबकि यहां पर आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो और आप उस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो जिस प्राइस पे आप 2018 में ट्रेड कर रहे थे। ये भी हमें नोट करना होगा। आइए आगे चलते हैं, एक बार इसको मैं आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिखाना चाहूंगा सो दैट वो इजी तरीके से समझ में आए। ये देखिए यहां पर आपको दिखेगा यस कि ये सबसे बड़ी बार है जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको हाईएस्ट एवर रेवेन्यू का इंडिकेशन दे रही है। यहीं पे हम लगा देते हैं नेट प्रॉफिट। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी, यहां देखो ये लॉस में थी 2022 में, फिर प्रॉफिट में आई। प्रॉफिट में आने के बाद इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, अभी की डेट में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। लेकिन क्या मुकुल अग्रवाल जी ने पैसा लगाया है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, इसकी वजह से क्या हम भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लें? आंसर इज नो। हमें हमारे सेटअप पे फोकस करना चाहिए, हमारी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि मुकुल अग्रवाल जी ने तो रिसेंट में एक कंपनी में लॉस बुक किया है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पर कंपनी का नाम है सुला विनायट, इसको देखो, ये कंपनी है जिसमें मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी ने रिसेंट में अभी लॉस बुक किया है। अगर आप देखेंगे सो दिस इज द कंपनी। उन्होंने प्री आईपीओ ले रखा था या आईपीओ के बाद लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टॉक 700 रुपए गया था और अब उनकी होल्डिंग से आउट हो रहा है 200 रुपए के आसपास का। क्या आप में और मेरे में इतनी ताकत है क्या? नहीं है ना। तो हमें हमारे सेटअप फॉलो करने चाहिए। एक्चुअली 90% रिटेलर्स की ताकत है ही नहीं कि वो अपने पोर्टफोलियो में 10-15% से ऊपर का लॉस देख सकें। सो दे हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। और जो बचे 10% है उनकी ताकत इतनी है कि हाँ वो रख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बट उनके पास HNI टाइप का पोर्टफोलियो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। ये भी हमें नोट करना होगा। आइए वापस चलते हैं यहाँ पे हमारे डाटा के ऊपर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं। लेट्स सी व्हाट द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है काफी अच्छी है, काफी सॉलिड है। अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रमोटर्स की होल्डिंग। सो प्रमोटर होल्डिंग होना इज नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी में हो, लेकिन जहां भी मिलेगी वो एक अच्छा इंडिकेशन होगा। 75% की होल्डिंग है लगभग। FIIs की होल्डिंग 1% के आसपास है। DIIs की होल्डिंग 6% की है। पब्लिक के पास लगभग 12% का माल है और अदर्स में 5%। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 31,000 है, इसको सबसे ज्यादा नोट किया जाना चाहिए। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है इन कंपनीज में ज्यादा नहीं है, ऐसा पता चलता है। तो हाईली पब्लिक इंटरेस्ट स्टॉक तो नहीं है, इतना क्लियर हो गया है कि पब्लिक का बड़ा इंटरेस्ट यहां पे नहीं है। अब देखते हैं इसके टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। देखो सारी कहानी वहां आके रुकेगी जहां पे प्राइस एक्शन होगा, क्योंकि वो अल्टीमेट किंग है। अगर प्राइस एक्शन कुछ बोलेगा तो वैलिड वही आने वाला है, बाकी सारी चीजें दरी की दरी रह जाएगी। चाहे कितने अच्छे फंडामेंटल हो, कितने अच्छे टेक्निकल हो, कुछ मैटर नहीं करता। प्राइस एक्शन और टेक्निकल मिक्स होकर अगर दिखा रहे हैं कि कुछ चीज कर रही है तो ही कुछ काम करेगा, रिजल्ट मैटर करता है। यहां पे आते हैं मंथली चार्ट में सबसे पहले। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, ये एक जो वेव थी यहां पर, मुझे तो एक्चुअल में सरप्राइज इस बात का है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहां से यहां तक आके, ये जो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट के बाद ये इतना नीचे आया क्यों? क्योंकि कायदे से आना नहीं चाहिए था, सच्चाई तो यही है। और आया तो फिर वापस ऊपर जाना नहीं चाहिए था। और इसको देखो यहां से एक बड़ी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होना था, बिकॉज 2018 का ये लेवल था जो कि 2024 में टूट रहा था। मैं अगर होता तो मेरी ट्रेड होती, मेरा स्टॉप लॉस भी यहां पे हिट हो जाता और मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं होता, वो हिट होके अगर स्टॉक इतना नीचे आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया आ गया तो। लेकिन ये जो वापस ऊपर जा रहा था तो हो सकता है इसमें री एंट्री बनती हमारी और वो फिर एक स्विंग को दिखाती। लेकिन ये स्टॉक खाली स्विंग का पैटर्न नहीं था, ये इतना बड़ा पैटर्न स्विंग का नहीं था, ये बड़े ट्रेंड का था। आई डोंट नो क्यों नहीं बना, मार्केट जाने, मार्केट का काम जाने। अभी की डेट में आते हैं तो स्टॉक एक करेक्शन के मूड में है। कैसा करेक्शन, जरा इसको नोट करिए। यहाँ पे ये देखिए, यहां से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर आप नोट करें तो ये एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है, ये एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन है। अब इस अप ट्रेंड में ये जो डिमांड जोन है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट करेगा, क्योंकि यही डिमांड जोन जो है पीछे भी इंपॉर्टेंट रहा है। कैसे, अब वो मैं यहां पे दिखाता हूं। चलिए यहां पर आते हैं, यहां समझिए। यानी कि
इस डिमांड जोन में आने के बाद भी बुल्स एक बार इसे रिव्यू करके जरूर देखेंगे। अब ये ऐसा क्यों? देखो, दो टाइप के स्विंग्स होते हैं। ओके, यहां पे हम स्विंग्स की बात कर रहे हैं। एक होता है ब्रेकआउट स्विंग और एक होता है रिवर्सल स्विंग। ओके, दोनों स्विंग होते हैं। ब्रेकआउट स्विंग इसमें कब बनेगा? ब्रेकआउट स्विंग तो इस जोन के ऊपर बनेगा, जब ये ऐसे करके ऐसे वापस जाएगा तो ब्रेकआउट स्विंग बनेगा। फिर ये ऊपर की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करता है एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। क्या मेरी कोई रिकमेंडेशन? आंसर इज नो, लेकिन उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट स्विंग। ठीक है। रिवर्सल स्विंग क्या होता है कि अप ट्रेंड में कोई स्टॉक चल रहा था ऐसे, ओके, ऐसे चल रहा था और उसे यहां पर कैच करना या यहां पर कैच करना या यहां पर कैच करना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सल स्विंग। वो रिवर्सल स्विंग होता है। मैं ज्यादातर रिवर्सल स्विंग को प्रेफर नहीं करता हूं क्योंकि वो कम समझ में आते हैं मुझे। हो सकता है कि किसी और को समझ में आए तो वो देख सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है जो बुल्स रिवर्सल को देखेंगे वो इस ब्रेकआउट जोन पे इसको जरूर सॉरी इस सपोर्ट जोन पे, डिमांड जोन पे इसको जरूर रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का मतलब क्या है? जैसे समझो यहां पर आकर वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे ऐसे रुक गया, फिर निकलने लगा, तो आई कैन सी देयर इज अ बेस ब्रेकआउट एंड देन इट शुड मूव फॉरवर्ड। तो वो हमें चीजें दिखती है। अब एक चीज और नोट करिए, यहां पर रिसेंट में जो एक करेक्टिव वेव आई है वो कहां से आई है? वो भी उस रेजिस्टेंस जोन से आई है जिसके ऊपर आप एक बार भी मंथली चार्ट पे सस्टेन नहीं कर पाए हो। दैट मींस प्राइस एक्शन इस पॉइंट पे बहुत सॉलिड है। तो ब्रेकआउट स्विंग वालों की तादाद ज्यादा होगी मेरे जैसे लोगों की जो इसके ऊपर इसको रिव्यू करेंगे। ओके, तो यानी मुकुल अग्रवाल जी ने लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें फटाफट से कुछ एक्शन लूंगा, समझे ना। मैं या तो इसके ऊपर देखूंगा या इस जोन में जब ये बेस बिल्डिंग या कुछ करेगा तो इसको देखूंगा, मतलब यहां कहीं भी। सिंपल सी बात है। तब इसको हम नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, मार्केट कैसा है, किस टाइप का नहीं। लेकिन अभी हमने इसका रिसर्च कंप्लीट करके रख दिया कि कंपनी करती क्या है, एनालिसिस क्या है, क्या बोल रहा है और हमारी वेव क्या बोलती है, ये कंप्लीट हो चुका है ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। अब चलते हैं यहां पर वीकली चार्ट पे, इसको देखिए। सो वीकली चार्ट भी देखिए करेक्टिव मूव दिखा रहा है हमें साफ साफ। अनदर चीज जो वीकली चार्ट पे दिख रही है, देयर इज अ पैटर्न, ये एक पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यू मे ऑल्सो कॉल इट एज अ cup and handle pattern. You may also call it as a, someone may be calling this as a ट्रेंड कंटिन्यूएशन और कंसोलिडेशन पैटर्न, कुछ भी कह लो। बात प्राइस एक्शन पे निकल के ये आनी है कि तेजी इसके ऊपर दिखती है या इस जोन पे आने पे रिव्यू दिखता है, तब तक कुछ दिखता नहीं है। सिंपल बात तो ये है। तो ये वीकली चार्ट भी हमें अभी इंडिकेशन क्या दे रहा है कि अभी आप करेक्टिव वेव में हो। क्यों हो? क्योंकि आपने सीधा यहां से एक तेजी लिया था, उसका आप करेक्शन होना है और वो इस जोन तक आ सकता है, साफ साफ हमें दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में मैं साथ में इंडिकेटर भी लगाता हूं। एक तो लगाता हूं यहां पे वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्यों लगा रहा हूं समझो। ये आपको ये बड़ा वाला वॉल्यूम दिख रहा है, ये वाला, एक तो देखो ये था लास्ट ईयर का और एक बड़ा वाला वॉल्यूम आया है यहां पर, ये वाला जो आया है अगस्त से सितंबर के बीच में इस साल। शायद जो मुकुल अग्रवाल जी का इन्वेस्टमेंट है शायद इस कैंडल पे हुआ होगा, आई डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में ही अपना स्टेक लिया है, तो शायद यही वाला हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब ये उसके आसपास आने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो रिजल्ट आए थे हमारे 30 अक्टूबर को। जिस दिन रिजल्ट आए उसके बाद में नीचे नीचे है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करे जा रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो अभी एक चीज हमें और पता चल गई कि अगर मार्केट को और अगर ग्रोथ करनी है तो जो रिजल्ट आने के बाद में जब नीचे लाया है, यानी कि बेयर्स कहां से हावी हुए हैं, इस पॉइंट से, तो जब इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो समझ लो कि उन्होंने जो भी चीज थी वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है, बेयर्स वीक हो चुके हैं। बड़ी सिंपल है। देखो, चीजों को सिंपल तरीके से रखोगे सिंपल रहेगा, बस इतना ध्यान रखो, योर फर्स्ट मोटिव शुड ऑलवेज बी कैपिटल प्रोटेक्शन। जहां कहीं भी थोड़ी कंफ्यूजन नजर आए, मैं खुद इस प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता हूं, जहां भी लगे कि कंफ्यूजन है नहीं करना वो काम, सिंपल। जहां लगे मुझे क्लैरिटी है मुझे वही काम करना है। ओके, बाकी ये मार्केट रिग्रेट की दुनिया है, रिग्रेट आप लोगे तो भी होता है, बेचोगे तो भी होता है, ये इस मार्केट का ये काम है। लेकिन आपको मेक श्योर करना है आप डिसिप्लिन से टिके हो या नहीं टिके हो। तो अभी की डेट में जिस टाइप से दिख रहा है फॉर्मेशन, राइट नाउ इट इज नॉट ट्रेडिंग एट अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट, और ये 200 EMA की लाइन है, हो सकता है यहां पे आए, यहां कुछ करे, लेट्स वेट। कोई ऐसा पैटर्न अभी नजर नहीं आता कि मुकुल अग्रवाल जी ने कुछ किया है तो हम भी कुछ करें या कोई डिसीजन ले, इतना तो हमें फिलहाल की डेट में क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, उसको एनालाइज करते हैं। सेकंड कंपनी का नाम मैं आपके सामने खोलता हूं, दैट इज प्रोटीन ई गवर्नेंस, और इसको मैं BSE पे खोलूंगा बिकॉज यहां पे NSE पे लिस्टिंग बाद में हुई है। अब देखो प्रोटीन पे हम चलते हैं, तो देखो प्रोटीन है जो प्रोटीन लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं, लेकिन IPO लिस्टिंग प्राइस से नीचे डिप जरूर ले चुका है। और इसमें राधाकृष्ण दमानी जी, मिस्टर अजय अग्रवाल एंड शालू अग्रवाल, मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल, इन सबका इन्वेस्टमेंट है। लास्ट टाइम ऐसी ही एक कंपनी मैंने पिक करी थी कुछ टाइम पहले, जिसका नाम था, लगभग 4 साल हो गए उस बात को, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, जो मैंने 1000 से 1500 के बीच में देखी थी, और वो कंपनी आज 17,000 रुपए के ऊपर चल रही है। तो
जब बड़े इन्वेस्टर्स काफी इन्वॉल्व होते हैं तो कई टाइम तक वो स्टॉक नहीं चला था, मेरे को खुद को याद है नहीं चला था, और फिर जब चला तो ऐसा चला वो रुका नहीं था। आइए चलते हैं यहां पर, पहले इसका बिजनेस समझाता हूं क्या है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूलैंड चला है तो ये भी चलेगा, केस टू केस डिपेंड करता है, हो सकता है इसमें लोग अपना पैसा खो भी दें, है ना। प्रोटीन ई गवर्नेंस कंपनी का नाम है, पैन कार्ड प्रोसेसिंग फीस से पैसा कमाती है, एनपीएस रजिस्ट्रेशन से पैसा कमाती है, आधार की ई केवाईसी, ई साइन, और म्यूचुअल फंड, बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को ई साइन की सर्विस देती है, उससे भी पैसा कमाती है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आप ऐसा कह सकते हो, लार्ज स्केल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो कि उसको बनाती है। लार्ज स्केल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को एक कंपनी बनाती है गवर्नमेंट के लिए, जाकि ई गवर्नेंस कंप्लीट हो सके, ओके, यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उसका ऑपरेशन करती है, उसका मेंटेनेंस करती है। तो ये इस कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल है। इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं वरना बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा। कंपनी 55 करोड़ से ज्यादा, आप इतना लिख लीजिए, 55 करोड़ से ज्यादा पैन जो है वो इश्यू कर चुकी है। 55 करोड़ से ज्यादा आपके घर पे जो पैन कार्ड आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है, आप ऐसा मानिए, ओके। इसका पहले नाम एनएसडीएल ई गवर्नेंस था और जो अब चेंज होकर प्रोटीन ई गवर्नेंस हो गया है। अब यहां पे इसको समझिए, कंपनी को मई 2025 में एक झटका लगा था, उसकी वजह से शेयर ने शायद 20% का लोअर सर्किट मारा था। उसका रीजन था कि पैन 2.0 की बिडिंग ये कंपनी जो है वो नहीं ले पाई थी, और इसकी वजह से कंपनी का जो मेन बिजनेस था वही, अगर आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट ने कहा कि लो बेटा डिप मिलेगी तुमको। फिर अगस्त 2025 में आस्क 188D, आस्क का मतलब है आधार सेवा केंद्र खोलने की बात करी है 188 डिस्ट्रिक्ट में, और वो चीज इसने विन करी है जो कि 1160 करोड़ का एक तरीके से मैंडेट या ऑर्डर है। सितंबर 2025 तक इसकी ऑर्डर बुक आप कह सकते हो 1600 करोड़ के आसपास की थी। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी स्टिल अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के मूड में है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू जो है वो पेन 2.0 का था। अभी आगे जाके रिजोल्व होगा नहीं होगा, ओनली गॉड नोज। हमारे हाथ में एनालिसिस है, उसको कंप्लीट करते हैं बिना किसी समय के गंवाए और देरी के। आइए सबसे पहले बेसिक लेवल फंडामेंटल्स, एंड इफ आई टाइप हियर प्रोटीन, सो आई विल गेट टू नो अबाउट दिस। दिस इज प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज। पहले इसका नाम क्या था, एनएसडीएल नाम था, एनएसडीएल ई गवर्नेंस, ओके। अभी की डेट में 812 करोड़ 12 रुपए का प्राइस चल रहा है। 812 करोड़ बोलने लगा था, 812 का प्राइस है, 3300 की मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 250 के आसपास। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, थम्स अप फॉर दैट। प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है क्योंकि अब ये इंस्टीट्यूशनली मैनेज होता है, प्रमोटर यहां से निकल चुके हैं। प्रमोटर कौन थे, एनएसई, एनएसडीएल, यही लोग प्रमोटर थे। उसके बाद में पी रेशियो लगभग 37 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए ज्यादा लगता है। लेकिन लेटेस्ट और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इसके जैसा कोई कंपटीटर है ही नहीं मार्केट में। कई लोग ई मुद्रा को बोलेंगे लेकिन वो अलग चीज है, ये अलग है। मैं फिर कह दूं ई मुद्रा टोटली अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों अलग अलग है, ओके। यहां पे आते हैं रीसेंट न्यूज को अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इसने क्या किया है। प्रोटीन ई गवर्नेंस रिपोर्ट्स 19% रिवेन्यू ग्रोथ, विंस 1370 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम द आधार, DAI, ये आधार ही है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ है, ये इसी का न्यूज़ है। और इनके सीपीओ ने स्टेप डाउन किया, वो छोड़ दीजिए, वो हमारे काम का है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं, खाली एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है। आइए यहाँ पे सितंबर 2025 रिवेन्यू 265 करोड़ की, लास्ट ईयर 233 करोड़, तो 10% से आपकी रिवेन्यू बढ़ी है। मार्जिन 14% के कम हो गए तो आपको इश्यू आएगा ही आएगा, बिकॉज आपका 45 करोड़ का प्रॉफिट था। रिवेन्यू बढ़ने पे कायदे से वो जो है वो प्रॉफिट आता है यहाँ पे 48 या 50 करोड़ का, लेकिन वो कम होकर 44 करोड़ रहा, तो यानी रिवेन्यू बढ़ने का कोई मजा नहीं आया। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से सीधा 24 करोड़ के लगभग जो है वो निकल के आ रहे हैं, यानी कि कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आई। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो भी कोई ग्रोथ नजर मुझे नहीं आ रही है, जो आपको यहाँ पे साफ साफ विजिबल होगा। तो कोई भी ग्रोथ नहीं है, सिर्फ मार्जिन पड़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज गुड। बाकी कोई बड़ी जंप या ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि आपने अपना रिवेन्यू मेंटेन किया है। एनुअल डाटा पे चलते हैं एक बार। अब जरा इंटरेस्टिंग डाटा है, इसको जरा फॉलो करिएगा और इसको देखना एक बार, ठीक है। देखो, आप 770 करोड़ का रिवेन्यू लाकर 144 करोड़ का प्रॉफिट लाते हो, 784 करोड़ पे 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट लाते हो। आप जैसे ही आपकी लिस्टिंग होती है ना, मतलब यहां लिस्टिंग होती है, उसके बाद में आपकी दिक्कत चालू होती है। पता नहीं क्यों लिस्टिंग के बाद में क्यों नहीं कर पाती है कंपनियां, समझ नहीं आता। बिकॉज बेस्ट एवर टाइम पे हमको लिस्टिंग लानी है ताकि माल अच्छा मिले, प्रॉफिट अच्छा मिले। बाकी जनता का क्या है, जनता तो ऐसे ही लगाती रहती है, क्या है ना। 97 करोड़ का प्रॉफिट 950 करोड़ पे, और अब 900 करोड़ पे 93, अब 964 करोड़ पे 91। आपने जो प्रॉफिट का टेस्ट पहले चख लिया मार्केट ने, वो वैल्यूएशन कैसे दे देगा इस प्रॉफिट पे। ग्रोथ तो ला नहीं रहे हो, उल्टा डी ग्रोथ हो रही है, मार्केट कैसे लाइक करेगा उसको। पिटाई होगी, कुटाई होगी, अच्छे से हुई है और वो साफ साफ विजिबल है। अब बड़े इन्वेस्टर्स यहीं पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं क्योंकि इसके पास मार्केट शेयर है पैन कार्ड का, ऐसा कह लीजिए आप, अच्छा खासा मार्केट शेयर है। सो बड़े इन्वेस्टर्स को यहां शायद अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि एक कंपनी जो बुरे समय में है
उसको अगर 60-70% अगर वो अपने हाई से डाउन है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिले, तो शायद वो कुछ वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ चीजों को देख रहे हैं। बाकी आपको करना है नहीं करना है, दैट इज अप टू यू, वो आपके एडवाइजर के ऊपर डिपेंड करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखिए, प्रमोटर्स की तो यहाँ पे कोई होल्डिंग है नहीं, जैसा कि हमने बात करी। और यहाँ पर जो मेन होल्डिंग है वो है FIIs, जिन्होंने अभी बेची है, फिर से लगभग 8 से 7 कर ली। DIIs ने भी बेची है, 24 से 21 कर ली। और पब्लिक की होल्डिंग बड़ी है, अदर्स में भी होल्डिंग थोड़ी बड़ी है। इसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं जो फंसे हुए हैं, लगभग 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं जो कि यहाँ पे फंसे हुए दिखते हैं। इसको एक बार अगर हम IPO से देखें, तो अगर हम नोट करना चाहें तो हमें पता चलेगा, यस, IPO के बाद में, जैसे ही इसमें देखो, IPO के बाद में ही देखिए शेयर होल्डर्स फंसते ही गए और बढ़ते ही गए हैं, बिकॉज सपने बेचे गए हैं ना उनको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अच्छे खासे सपने बेचे गए हैं। तो और वो सपने खरीदते भी है, सच्चाई ये भी है। आइए टेक्निकल पे चलते हैं, देखते हैं वहां क्या मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट्स मुझे क्या बोल रहे हैं भाई, ये सबसे पहले हम देखते हैं इसके डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखो भैया, ये है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन, इसके नीचे है, मतलब शेयर का ट्रेंड बेरिश है लॉन्ग टर्म में, ये तो कंफर्म हो गया। अभी की डेट में वॉल्यूम्स के ऊपर कुछ है क्या? यस, यहां से सपोर्ट आया है 2 बार, अब इसको हाइड कर देते हैं। चलो, यहां से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक जोन है जिसका हमें ध्यान रखना होगा, दिस इज अ सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस कहां मिल रहा है डेली चार्ट पे? एज आई कैन सी हियर कि आपकी गिरावट होती है तो आप यहां सपोर्ट लेते हो, बढ़िया बात है। ये सपोर्ट टूटता है तो जो डिमांड जोन था वही क्या बन गया? सप्लाई जोन, ठीक है। तो यहां से नीचे आके यहां सपोर्ट मिला, वापस ऊपर गए, इसी सप्लाई जोन को आप काट नहीं पा रहे हो, वहीं से वापस क्या आ गई? सप्लाई आ गई। क्लियर है इतना? सो वेव फॉर्मेशन में इतना समझ आ गया होगा। एक और चीज देखो, यहां से नीचे आया, ये जो जोन बन रहा था ना डिस्क्लोजर, यहां मेरा क्या हुआ था? एंट्री हुआ था। मैं आपको बताता हूं, एंट्री, माई एंट्री लिख देता हूं, ठीक है। मेरी एंट्री हुई थी, दिस वाज माय एसएल, मैंने खुद यहां पे लॉस बुक किया था। नहीं करता तो मेरी हालत क्या होती वो देखो। क्यों किया था? मुझे लगा एक गिरावट हो गई है, बेस बन गया, छोटा था हालांकि, रिस्की था, मुझे भी पता है, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग कि कुछ हो सकता है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, सो मुझे लगा करते हैं, किया, लेकिन मैंने कुछ 8-10% के आसपास का लॉस लिया था और अच्छा हुआ ले लिया, वरना मेरी हालत भी आज खराब होती, 50% तक चला जाता। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं यहां पर, इसको देखिए, टोटल करेक्शन जो हो गया, उस करेक्शन की लाइन को लगाना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल करेक्शन हियर आई कैन सी, ये हुआ है यहां से शुरू, और सॉरी यहां से शुरू हुआ है और ये करेक्शन यहां तक हो गया, इतना भाई, कितना? लगभग 65 से 68% के बीच का करेक्शन जो है हो चुका है इस कंपनी में, ये हमें ध्यान देना होगा। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर बेस बनता है और ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस कटेगा, तो डेली चार्ट साफ साफ बोल रहा है कि उसके बाद में बुल्स आएंगे। अब यहां पर 2 टाइप के बुल्स आएंगे, समझो कैसे, ये डेली चार्ट साफ साफ बोल रहा है। यहां स्विंग वाले बुल्स भी आते हैं, वो भी इसको वॉच लिस्ट में लेंगे, और जो इन्वेस्टिंग वाले बुल्स होते हैं वो भी इसको वॉच लिस्ट में लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए क्या चाहिए? बड़ी गिरावट, बड़ा बेस और फिर बड़ा ब्रेकआउट। अगर वैसा कुछ होगा तो दोनों टाइप के बुल्स जो है वो आते हैं और इसको देखते हैं। क्या वैसा फिलहाल कुछ हो रहा है? आंसर इज नो। अभी टाइम है, अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर ये बेस नहीं बना और ये सपोर्ट और टूटा तो फिर तो और नीचे है। लेकिन क्या मुकुल अग्रवाल जी ने लिया है, ये सोचकर हमें घुसना चाहिए क्या? अब आप बताइए, क्योंकि मैं बहुत कमेंट देखता हूं जहां पे मिलता है कि बड़े इन्वेस्टर मूर्ख है। क्या मूर्ख तो नहीं है, वो तो 700 वाला स्टॉक 200 पे बेचेंगे, आप और मैं बेच सकते हैं क्या? बताओ, वो मूर्ख तो नहीं है, क्योंकि उनकी एंट्री 2 रुपए पे हुई है, 700 का भाव देखा है, फिर भी 200 बेचे, तो 100x पे वो निकल रहे होंगे। एग्जाम्पल है एक, समझो इसको। तो वो मूर्ख है कि नहीं है, इसको छोड़ो, आपको मूर्ख नहीं बनना, इसका ध्यान रखो। हम ज्यादातर गलती यही करते हैं, FII मूर्ख है क्या, DII मूर्ख है क्या, बड़े इन्वेस्टर मूर्ख है क्या? वो मूर्ख नहीं है, आप और मैं बन जाएंगे, जो नहीं बनना है। सबसे पहला काम यही है। तो डेली चार्ट ने पिक्चर क्लियर कर दी है। वीकली देखते हैं, कोई पिक्चर है क्या? वीकली इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, वीकली चार्ट, इसको भी एक बार हाइड करते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डाटा और देखो। ये पहले भी देखो एक बार, एक यहाँ पे डिमांड जोन बना था, दिख रहा है, यहीं से आपका 2-3 बार बाउंस गया, वाह वेरी गुड। और यही अब देखो, यहाँ पर डिमांड जोन बनने के बाद अब यही लेवल सप्लाई जोन है। तो मैं तो श्योर हूं, अब मैं श्योर हूं एकदम कि इस लेवल के ऊपर ही रिव्यू करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बहुत क्लियर हो गया हूं मैं वीकली चार्ट देखते ही, इसके ऊपर ये जो लेवल है ना, इन 4950, इसके ऊपर ही देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। तब तक मैं इसको बिल्कुल वॉच नहीं करने वाला हूं, सिंपल बात है, इसको वॉच करना ही नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड था जो यहां स्टॉप हुआ, अगर ये कटता अच्छे से, बेस बनता तो बहुत बढ़िया होता, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर ही देखूंगा, तब तक नहीं। बहुत सिंपल बता दिया इसने। सो अब तो डाउट ही नहीं रहा कि इसके ऊपर ही रिव्यू करना है। अगर मंथली पे आऊं तो यस, आई कैन सी मंथली चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग। अनदर चीज जो नोट करने वाली है, कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोज नहीं है। आप देखिए, कोई भी रेड कैंडल के हाई, इसके ऊपर भी ग्रीन क्लोज नहीं हो पाया, खाली शेडो जाता है। शेडो जाना इज नॉट ग्रीन क्लोज।
मंथली चार्ट पे मंथली क्लोज चाहिए, वो होगी तो समझना कि बॉटम आउट होने की संभावना वहां ज्यादा है। ये सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं कि जब जब रेड कैंडल ऐसे बनती जाए, ठीक है, जैसे इसमें बन रही है, किसी रेड कैंडल के हाई के ऊपर अगर सॉलिड ग्रीन कैंडल बन जाए तो समझ लो जो बॉटम लगना है कायदे से वो लग चुका है। और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं, बट मान के चलो लग चुका है। ज्यादातर केस में आपको ये देखने को मिल जाएगा, तो इसका आप ध्यान में रखना चाहें तो देखिएगा। और मैं इसको कब रिव्यू करने वाला हूं, मैं साफ साफ बता रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर, भले ही मुकुल अग्रवाल जी ने लिया हो या किसी ने भी लिया हो, मेरा विजन थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं इसके ऊपर इसे देखूंगा एंड देन आई होप कि वहां से फिर प्राइस एक्शन बन सकता है। ये वाले प्राइस एक्शन जो है वो साफ साफ नजर आते हैं कि फिर बनने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल की डेट में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सो दीज आर द 2 कंपनीज जो मुकुल अग्रवाल जी ने ली है, और इनके ऊपर हमारा विजन क्या है, हमारी वॉच लिस्ट क्या है, हमारा रिव्यू क्या है, वो हमने शेयर किया है फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको खुद दिख रहा है कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट है ही नहीं फिलहाल के डेट में। उम्मीद है एनालिसिस पसंद आई होगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में आप नाम बता सकते हैं, और ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो STP सर्विसेज हैं, जो कि हमारे शुभ टेक्निकल प्लान में आती हैं, जिसमें हम स्विंग की सर्विस और इन्वेस्टमेंट की सर्विस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन दिस मार्केट। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।